Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to thoroughly discuss our English, its contents for competitive exams. बेटे अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे जब अपनी कोई भी पुस्तक उठाते हैं, वो जब सिलेबस को देखने की बात करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसके अंदर किन किन कंटेंट्स को डिस्कस किया जाना चाहिए, किन को हमें कितना समय देना चाहिए। तो इसके अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश के अंदर जो भी कंटेंट्स आते हैं उसका क्या इंडेक्स रहता है उसके बारे में। जल्द ही हम अपना ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ऑनलाइन पे भी। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर इनके लिए थोड़ी सी समस्या हो जाती है। वो समस्या क्या होती है, जब हम इन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं तो वो समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो पॉसिबल है, फिजिबल है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन की तो घंटे इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे बच्चे ऊब जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये किसके लिए रहेगा, ऑफलाइन के लिए, और बाकी आप लोगों की इच्छा है। ध्यान देंगे प्लीज़। पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है हमें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, व्हाट इज़ लैंग्वेज। उसके फिर आ जाते हैं फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स, उसके एलिमेंट्री जितने भी घटक होते हैं या तत्व होते हैं उन सब की चर्चा की जाती है। फिर उसके स्किल्स आएंगे, फिर उसके टाइप्स आएंगे। ये स्किल्स और टाइप्स कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं आते, लेकिन वो नादानी कर जाते हैं। आपका सी-टेट वगैरह है, एच-टेट है, यानी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, पेडागोजी पढ़ाया जाता है, उसमें भी हेल्प करेगा। दूसरा, आपके आइल्स और टोफेल के लिए भी तैयारी करने में ये हेल्पफुल होता है। आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं वो भी इसको हल्के में ले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। आगे देखते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट में वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, लेटर्स एंड साउंड्स। जो ये लेटर्स एंड साउंड्स है, मुख्य रूप से ये साउंड्स की बात की जाए तो ये टीचिंग प्रोफेशन में आपके पेपर में साउंड्स कम आती हैं, लेकिन इसे इतना कम भी ना आके, क्योंकि जब आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रिफाइंड होता है, प्योर होता है, अप टू द मार्क होता है, तो आप स्पेलिंग्स के अंदर कोई एरर्स नहीं करते, यानी त्रुटियां नहीं होती। और आपने तो देखा था जो 26 और 27 जुलाई को पेपर हुआ था सीईटी का, उसके अंदर भी स्पेलिंग एरर्स दिए गए थे। तो स्पेलिंग्स के ऊपर महारत हासिल करनी है तो उसकी साउंड्स को भी समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उससे अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, वो समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम से टॉपिक आता है, जिसमें आपका वॉइस आता है, नरेशन आता है, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर 3 से 7 सेकेंड्स के अंदर दे दिया जाना है। वो कब संभव है, जब इनके ऊपर अच्छी कमांड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मीनिंग के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनलार्जमेंट, और इसके अंदर हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, इसमें क्या अंतर होता है इसको भी स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। इनके अंदर हम किसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है नाउन एंड इट्स काइंड्स। ये जितना लिखा गया है उसको हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि सारे प्रश्न तो इन्हीं में से उठाए जाते हैं। अगर बच्चों को इनका एलिमेंट्री नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, कहीं पे वो कमी पाते हैं, तो वो उस चीज़ में पिछड़ जाएंगे। सबसे पहले आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन पांचों को डिस्कस किया जाएगा। इनमें कैसे कैसे आपके प्रश्न उठाए जाते हैं इनकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद बारी आ जाती है वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन किस लिए, क्योंकि आपका XY ग्रुप होता है या आपका CDS है, उसमें अब आज के दिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिर आता है आपका नंबर एंड जेंडर। नंबर यानी वचन और जेंडर यानी लिंग, इनके आधार पे आपको कैसे एरर्स और ब्लैंक्स दिए जाते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट दिया जाता है, इसके ऊपर बनते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आइल्स का जो पेपर होता है या टॉफल होता है या पीटीई की बात करते हैं, उसमें भी नंबर जेंडर अहम भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद बारी आती है बेटे प्रोनाउन की और इसके प्रकारों की। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये वो कंसीडर किए गए हैं जिनमें आपको समझना जरूरी होता है, जो आपकी स्पोकन में भी हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा एरर्स किसी टॉपिक में से आते हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन से उठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एरर्स यहाँ बनते हैं बेटा। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। वर्ब के अंदर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर पे कार्य किया जाएगा। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पे चर्चा होगी। ऑक्सिलरीज यानी प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज पे पूरी तरह से थॉरोली डिस्कस किया जाएगा, डिस्कोर्स किया जाएगा। उसका कारण है क्योंकि वर्ब बेस होती है। कोई भी सेंटेंस कभी भी बगैर वर्ब के बनाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? एक्शन उसमें चाहिए होता है, बगैर एक्शन के वो चलेगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे जिद कर लेते हैं तो वो कौन से होते हैं जिनमें वर्ब्स अंडरस्टूड होती हैं लेकिन वर्ब के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप कहते हैं एलिप्टिकल सेंटेंस, जो ज़्यादातर हम लोग इंटरव्यूज़ आदि में चर्चा करते हैं। उसके बाद आप बारी आ जाती है टेंसेज एंड देयर यूजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कॉन्कॉर्ड, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स और क्वेश्चन टैग्स, ये सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है बेटे नॉन फाइनाइट वर्ब। ये टॉपिक आपके प्रोनाउन के टॉपिक में, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, आप जब क्लॉजेस को रिप्लेस करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सेंटेंस को, तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर इन्फिनेटिव आ जाएगा, इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बाकी के पार्ट्स को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वो आपके लेवल पे कभी भी डिस्कस नहीं किए जाते। आपके लेवल पे केवल ये दो ही पढ़ाए जाते हैं, बाकी दूसरे भी होते हैं। फिर आ जाता है जेरेंट। जेरेंट के ऊपर आपके 3 पॉइंट्स को अक्सर पूछा जाता है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के अंदर आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर है बेटे आपका एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। इसकी चर्चा हम कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स में भी करेंगे क्योंकि उसमें भी 1 नंबर का प्रश्न आता है आपका। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो कि बहुत कम आता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का प्रयोग ज़्यादातर आप अपने स्पोकन के अंदर करते हैं, रिटन में ना के बराबर होता है, लेकिन सीडीएस का जो एग्ज़ाम दिया जाता है आज के दिन 2-3 सालों से, उसके अंदर इसका प्रयोग आना शुरू हो चुका है। एडवर्ब, इट्स काइंड्स, पोजीशन एंड इन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स, इनकी चर्चा की जाएगी। फिर आता है बेटे आपका कंजंक्शन एंड इट्स काइंड्स, यानी जो आपके लिंकर्स होते हैं और कनेक्टर्स होते हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से समझना है तो क्लासिफिकेशन के साथ चलना चाहिए, नहीं तो मोटे तौर पे हम प्रैक्टिस तो करते ही हैं। लेकिन जब आपको ये सारा पता चल जाता है तो आपके जितने सीनियर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका पीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश है, सीडीएस और एनडीए का है, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट है बेटे प्रेपोजिशन एंड देयर यूजेस। प्रेपोजिशंस, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, ब्लैंक्स में और एरर्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि वही आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी इंटरजेक्शंस एंड देयर यूजेस। अब बेटा इंटरजेक्शंस आपके कहाँ यूज़ होते हैं, बच्चे इसको हल्के में ले जाते हैं। ये आपके नरेशन में अहम भूमिका निभाएंगे,
दूसरा, इनका प्रयोग हम कहाँ, ब्लैंक्स के माध्यम से प्रैक्टिस सेशन में लेकर आएंगे और एरर्स में भी इनकी चर्चा की जाएगी। और क्लोज टेस्ट में भी कई बार ये हमारी हेल्प करते हैं, किसमें, आपको जो ब्लैंक दिया जाता है उसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनने में। नेक्स्ट है बेटे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अक्सर आप लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो हमारा ये वॉइस है, नरेशन है, ये क्लॉजेज आदि हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के आधार पे सेंटेंस का रूप परिवर्तित किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। और राजस्थान के अंदर 15 नंबर की जो ग्रामर आती है उसके अंदर 3 नंबर का केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के नाम से टॉपिक दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको गहराई से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं आपके एसएससी और सीजीएल की या सीपीओ आदि की, उसमें वॉइस और नरेशन बहुतायत में दिए जाते हैं और आपकी जो एवरेज होती है, आपका जो ग्रेड होता है, उसको एकदम से ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटे क्लॉजेज को, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा। फिर आ जाएगा वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव। इसमें हम कम से कम 500 वॉइस के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे और पेपर्स अलग से रह जाते हैं। नरेशन की बात करें यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो ये भी 500 प्लस हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें यूजिंग वोकेबलरी एंड एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, एडजेक्टिव के आधार पे, एडवर्ब के आधार पे या वोकैब यूज़ करते हुए वाक्य का रूप परिवर्तित कैसे करना है, ये भी गहराई से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमने कंसीडर किया है, इंक्लूड किया है किसको, आपके एरर डिटेक्शन को, जिसमें कितने सेंटेंसेस उठाएंगे हम, 1000 प्लस। ब्लैंक्स एंड फिलर्स, ये भी कितने रहेंगे, 1000 प्लस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ये आपके जितने बड़े बड़े एग्जाम्स होंगे उनके अंदर आता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गलतियां करते हैं अपने एरर्स और फिलर्स में, उन सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। फिर आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये इसी का एडवांस्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी 500 प्लस चले जाएंगे। उसके बाद हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाता है या पोएटिक डिवाइसेस, जिन्हें आप अलंकार कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी अलंकार हमारे नहीं आते, टीचिंग प्रोफेशन में ही आते हैं। ऐसा नहीं है, आपके इवन पुलिस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी अलंकार पूछे जाते हैं। डीएसएसबी के अंदर टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में पूछे जाते हैं, आपके एनडीए और सीडीएस में पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी वोकेबलरी सेक्शन की। इस सेक्शन के अंदर जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो हैं इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स, 900 प्लस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस 1000 प्लस। उसके बाद हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाएंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं लिखी गई है, क्योंकि जब हम टॉपिक कर रहे होंगे तो उस टॉपिक के अंदर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी हम उन चीज़ों को डिस्कस करते चले जाएंगे। ये अलग से करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम इनको शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी वर्ड बिल्डिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और वर्ड फॉर्मेशन की। जिसे वर्ड फॉर्मेशन समझ में आ गया वो बच्चा कभी भी ऊपर वालों में मार नहीं खाएगा। फिर कहता है होमोग्राफ्स, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। ये जो होमो है इसको हमने कॉमन निकाल दिया। होमोग्राफ्स, होमोफोन्स और होमोनिम्स का मतलब क्या है, जिन्हें हम सरल भाषा में कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं 500 प्लस, किसमें, पेयर्स के रूप में। उसके बाद बारी आती है बेटा हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन है उसकी। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आ जाएंगे, जिनकी संख्या हमने रखी है मिनिमम 120। उसके बाद हमारा क्लॉज टेस्ट आ जाता है, ये भी 120 कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। PQRS यानी जम्बल्ड सेंटेंसेस, पैरा जम्बल्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, ये कई नामों से जाना जाता है। ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 500 प्लस। उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे, जो आपको एकदम से ये बताएंगे और हेल्प करेंगे कि पेपर में कैसे ऊपर जाना है और आपका ग्राफ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें करना ही करना है। इवन फर्स्ट डे से हम इसको शुरू कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये जो दो लिखे गए हैं ये आप लोगों के पेपर में कम, ये जुडिशरी में, आपके HCS में, इनमें उठाए जाते हैं, जिसके तहत हम लेटर राइटिंग पे भी थोड़ा सा
कंसंट्रेट करके चलेंगे, उस पे भी प्रकाश डालेंगे। लेटर राइटिंग पे, ऐसे राइटिंग पे, प्रेस राइटिंग और ट्रांसलेशन मुख्यतः किसका आएगा, जो HCS वगैरह का है, आपका CSET वगैरह होता है, वहाँ पर कंसिडर करेंगे, ग्रामर को छोड़कर जब डिस्क्रिप्टिव की बात की जाएगी। तो बेटे ये था अपना सिलेबस, हमारे कंटेंट्स किसके, इंग्लिश लैंग्वेज के, जिन्हें हमें सीखना ही सीखना है। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमज़ोर रह जाती है तो हम कामयाबी के सोपान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब सीरियस हो जाइए, गर्ड अप योर लॉइंस एंड गेट रेडी फॉर ऑल दिस। जल्दी ही हम इसे अपने यहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या अच्छा रहेगा आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अपनी अब क्लासेस के अंदर, ठीक है। किसी के कुछ भी डाउट हैं तो पूछ लीजिए। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार दोस्तों।